हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है भारत द्वारा चीन के डंपिंग प्रयास के लिए उसके वहां से आने वाले आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की कार्रवाई की गई है। तो इसको समझेंगे कि क्या कार्रवाई की गई है, डंपिंग क्या होती है, इससे क्या नुकसान होता है इसको रोकने के लिए, या एंटी डंपिंग कार्रवाइयाँ क्या होती है। ठीक है। दूसरा जो समाचार है वो यह है कि अभी एक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें आईएमएफ भी द्वारा रिपोर्ट भी दिया जाता है वित्तीय प्रणाली का, और वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो आईएमएफ द्वारा जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए अभी रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली रिसाइलेंट या मजबूत है और डाइवर्सिफाई है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय वित्तीय प्रणाली की तारीफ की गई है, जिसको लेकर आरबीआई ने भी कहा है कि वो उसको स्वीकृति देते हैं, यानी उसको स्वीकार करते हैं। तीसरा समाचार है भारतीय शहरों की विभिन्न हीट एक्शन प्लान को लेकर एक हालिया अध्ययन आया है। दिल्ली की एक संस्था है जिसमें दुनिया के कुछ विशेषज्ञ, कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालयों के लोग उसमें शामिल हैं। उसमें ये कहा गया है कि ये इसमें 9 शहरों का, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, उनके हीट एक्शन प्लान को लेकर उसमें देखा गया है और बताया गया है कि कई सारी कमियाँ बनी हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए तो स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन जो दीर्घकालीन जो स्थितियाँ हैं, जो उपाय किए गए हैं वो बेहतर होने चाहिए। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं भारत द्वारा चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की कार्यप्रणाली या हालिया कार्रवाई। अब देखिए, भारत इस समय दुनिया में इतनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप लोग रेगुलर और देखते ही भी होंगे रेगुलर, तो कहेंगे सर एक दिन तो आप बताते हैं भारत चीन व्यापार को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे दिन बताते हैं कि भारत ने वहाँ पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, वैश्विक राजनीति में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाल फिलहाल में भारत सरकार के जो है वाणिज्य मंत्रालय के तहत DTGR द्वारा, इनके द्वारा जो है एक 5 वस्तुओं के, चीन की आयात होने वाली 5 वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की बात की है, ताकि उनके द्वारा डंपिंग से होने वाले नुकसान को अपने जो घरेलू उपभोक्ताओं उत्पादकों को बचाया जा सके। डंपिंग क्या होता है? जब कोई देश दूसरे देश में अपने यहाँ का जो सामान्य मूल्य है उससे कम कीमत पे सामान बेचता है, तो वो डंपिंग की कार्रवाई होती है। और इसका उद्देश्य जो है, आमतौर पर तो चलो ये चल जाता है, लेकिन जब ये निर्यातक देश में वहाँ के उत्पादकों को, वहाँ के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से नुकसान पहुँचाने लगता है, तब वो देश एंटी डंपिंग की कार्रवाई करता है। और WTO के तहत और दुनिया के तहत डंपिंग की कार्रवाई जो है बहुत नहीं माना जाता है। चीन जो है पूरे दुनिया में डंपिंग के लिए जाना जाता है, और भारत एंटी डंपिंग की कार्रवाई के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। तो चीन डंपिंग के लिए, यानी दूसरे के देशों में सस्ते माल पाट देने से, और भारत ऐसी कार्रवाई पर जो है नियंत्रण लगाने के लिए जाना जाता है। आइए चलिए देखते हैं क्या मामला है या मुद्दा क्या है। देखिए, भारत में घरेलू खिलाड़ियों को चीन के से सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने के दौरान वैक्यूम फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल सहित 5 चीनी वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है, एंटी डंपिंग जिसे कहा जाता है। और यह शुल्क इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये उत्पाद सामान्य से कम कीमत पर चीन से भारत को निर्यात किए जा रहे थे और डंप किए जा रहे थे। सामान्य से कम कीमत यानी चीन में जो उनका सामान्य है या जनरल प्राइस है, और जिस प्राइस पर वह एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें अंतर है, और ये प्रक्रिया एक तरह से डंपिंग कही जाती है परिभाषिक शब्दावली में। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा है व्यापार उपचार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, ये जो है डंपिंग के मामले में जांच करती है। ये देखती है कि सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य में जो, यानी जो देश निर्यात कर रहा उसमें क्या अंतर है, और उसके आधार पे ये शुल्क लगाने का सुझाव देती है। DGTR या वाणिज्य मंत्रालय शुल्क नहीं लगाता है, ये शुल्क लगाने का सुझाव देता है। शुल्क लगाने की कार्रवाई तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और भारत ने पहले भी चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात व डंपिंग से निपटने के लिए कई देशों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। जहां तक चीन की बात है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, और उससे हमारा बहुत बड़ा ट्रेड घाटा होता है, जिसमें काफ़ी कुछ भूमिका जो आती है वो चीन द्वारा अपने सस्ते सामानों से दुनिया को बांटने, या जिसे डंपिंग कहते हैं, उसकी प्रक्रिया के तहत आता है। क्या होता है डंपिंग, और क्या यह कानूनी है, यानी कानूनी रूप से यह किया जा सकता है? तो देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है, जो वैश्विक स्तर पर व्यापार है, जो वैश्विक व्यापार है, उसको निष्पक्षता और बेहतर बनाने के लिए जो लाई गई है, उसके अनुसार डंपिंग जो है सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति है।
यानी जो प्राइस डिफरेंस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें आयात करने वाले देश में बेचे जाने वाले उत्पाद की कीमत निर्यात करने वाले देश के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है। सपोज दैट चीन और भारत को लेकर देखा जाए, चीन द्वारा भारत जो है, चीन यहां पे निर्यातक है और भारत आयातक है। ठीक है, सपोज दैट कोई एक सामान चीन जो है भेजता है भारत में, निर्यात करता है, इसकी चीन में कीमत जो है 10 रुपए है और भारत में ये 8 रुपए पर बेच रहा है। तो अब ये जो अंतर है 10 रुपए से कम पे अगर भारत में बेच रहा है, या मतलब जिस देश में निर्यात कर रहा है वहां पे बेच रहा है, तो ये अंतर हो गया कि ये है डंपिंग। ये डंपिंग कर रहा है, अपने सामान को सस्ते देश में बांट रहा है। और इससे नुकसान क्या होगा? सपोज दैट भारत का कोई उत्पादक है, वो यही ये सामान, कोई पर्टिकुलर एक सामान बना रहा है जो 11 रुपए या 10 रुपए पे बेच रहा है, 10 रुपया उसका निर्माण लागत आ रही है। अब अगर ये 10 रुपए पे निर्यात करता तो हमारा जो उत्पादक है वो भी सस्टेन कर लेता 10 रुपए या 10.5 रुपए पे, लेकिन ये जानबूझ के सस्ता कर रहा है और लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, जिधर सस्ती मिलेगी उधर चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसका सामान बिकेगा और ये सामान नहीं बिकेगा जब तक कि सरकार रोकने के लिए कोई कार्रवाई न करे। और अगर ठीक है नॉर्मली 10 रुपए की चीज है, 8 रुपए की चीज है, 8 रुपए में आ रहा है, तो उसको कोशिश करने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर या कुछ शुल्क लगा के कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये दिखने लगता है तो सीधे सीधे डंपिंग है, तो इसके लिए टैरिफ आदि के बावजूद भी अलग से एंटी डंपिंग लगाई जाती है। ठीक है, हालांकि इतना आसानी से जैसे 8 और 10 का अंतर है, इतना आसान नहीं होता है। देखिए सरल शब्दों में तो ये मैंने बता दिया, लेकिन WTO खुद ही कहता है कि ये जो है इतने आसानी से पता नहीं चलता 8 रुपए 10 रुपए, उसमें कई सारी चीजें वहां पे होती हैं। क्या ये कानूनी है? हाँ, वैध है, ये कर किया जा सकता है, लेकिन तब तक, जैसे कहते हैं ना कि तब तक ये वैध है जब तक विदेशी देश विश्वसनीय रूप से यह नहीं दिखा सकता है कि निर्यातक फर्म से उसके घरेलू उत्पादकों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब वो भले 8 रुपए का है 10 रुपए का, लेकिन हम जिस देश में वो नुकसान हो रहा है या वो सामान सस्ती बेची जा रही है उसको दिखाना पड़ेगा। आप डंपिंग लगाओगे, एंटी डंपिंग, तो मामला WTO में जाएगा, वो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला बॉडी में, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट में, और वहां पे दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये आपके यहाँ पे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये तब भी निषिद्ध है जब ये घरेलू बाजार में किसी उद्योग की स्थापना में भौतिक मंदता, यानी किसी उद्योग को स्थापित करने में वो रुकावट आ जाए, इतनी सस्ते हो जाए कि उसके तरह कोई फिजिकली किसी उद्योग को स्थापित नहीं किया जा रहा है, तब भी ये निषिद्ध हो जाता है। और डंपिंग का मुकाबला करने के लिए और अपने घरेलू उद्योगों को शिकारी या प्रेडेटर प्राइस से बचाने के लिए अधिकांश देश टैरिफ लगाते हैं, कोटा तय करते हैं, आदि करते हैं। जैसे ट्रंप अभी कह रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, तो ये सारी चीजें की जाती है। और साथ ही साथ एंटी डंपिंग की जो कार्रवाई है वो तो की ही जाती है। तो डंपिंग इतनी विवादास्पद क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे मुक्त व्यापार और व्यापार बाधाओं को कम करने की अवधारणा दुनिया भर में प्रचलित हो रही है, डंपिंग को एक अनुचित व्यवहार के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो अनुचित है। हालांकि चीन के दिग्गज, यानी चीन में जो विनिर्माण है, वो सस्ते श्रम लागत, सरकारी सब्सिडी और घरेलू निर्माताओं को दिए जाने वाले अन्य लाभों की मदद से अपने माल की कीमत को अस्थिर स्तर तक कम करके ले जाके दुनिया के देशों में बांट रहे हैं। चीन के उदाहरण अगर हम बताएं आपको, तो चीन की जो बड़ी बड़ी कारें हैं, $30,000 के आसपास की कारें, वो चीन बड़े अंदर कई बार देखा गया है कि जैसे एक कंपनी है जो है चीन की कार बनाने वाली कंपनी, वो $8,000 $10,000 पे उसकी कार जो है वो निर्यात कर देती है। और उस कंपनी को जो घाटा लगा पूरे साल भर का, और जिसे कौन देगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसकी पूरा करेगा। साल भर का जो घाटा लगा और जितने उसने प्रोडक्ट या जितनी कारें बनाई थी, जब उसको किया गया तो वो $30,000 प्रति कार आया। यानी जितनी उसकी कीमत है उसका 3 गुना उसको हर कार पे नुकसान हो रहा है। फिर वो सस्टेन कैसे कर रहा है? वही कर रहा है क्योंकि चीन हैविली अपने उद्योग को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तबाह करने के एक उपकरण के रूप में कर रहा है। और आज जो ट्रंप का दिख रहा है ना, ट्रंप की व्यापार नीति, टैरिफ और ये सारी चीजें, वो जो देखोगे तो उसमें ये कहा गया कि WTO का काम था इस चीज को रोकना,
लेकिन वो असफल हो गया है, इसलिए अब इंडिविजुअली आधार पे वो कोशिश कर रहा है। तो वो तो चलो टैरिफ है, रेसिप्रोकल का टैरिफ है, नहीं टैरिफ, इसके लिए प्रक्रिया भी है डब्ल्यूटीओ में खुद ही, वह है कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत किसी देश के पास डंपिंग के प्रभावों को संतुलित करने के लिए एंटी डंपिंग प्रतिवाद लागू करने की व्यवस्था होती है। इसमें आयात करने वाले देश के जांच अधिकारियों को डंपिंग के कारण हुई क्षति का निर्धारण करना होगा, और इसमें घरेलू उद्योग में होने वाली भौतिक क्षति या इसकी आशंका, या घरेलू उद्योग में भौतिक मंदता इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन जो भी एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा वो मार्जिन मनी से ज्यादा नहीं होगा। मार्जिन मनी माने जो निर्यातक देश है उसके मूल देश में जितनी में वो कीमत बेची जा रही है और जितने पर निर्यात किया जा रहा है उसके बीच का जो अंतर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर आपको फेयर ही बनाना होता है। भारत द्वारा देखा जाए तो भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसी के तहत एक संस्था है व्यापार उपचार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये डंपिंग के मामलों को जो प्रभावित उद्योग रहते हैं वो इनके यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं और इसके द्वारा जांच किया जाता है, और आयातों के वॉल्यूम प्रभाव और मूल्य प्रभाव के संदर्भ में यह क्षति का विश्लेषण कर लेता है। और कानून जो कहता है कि जो भी डंपिंग लगाया जाएगा वो मार्जिन से अधिक नहीं होगा, यानी जो विश्व व्यवस्था है भारतीय कानून भी यही कहता है। और इसके बाद एंटी डंपिंग शुल्क माल के आयात पर लगने वाले सामान्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त होंगे। जो बाकी टैरिफ लगता है वो अलग होगा, ये अलग से एंटी डंपिंग के लिए ये चीजें लगाई जाएंगी। यदि संबंधित निर्यातक डंपिंग को हटाने के लिए अपनी कीमत को संशोधित करने का वचन देता है तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, और जो डंपिंग लगाई जाती है, एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जो सलाह दिया जाता है उसकी सिफारिश वाणिज्य विभाग करता है, और उस एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का काम जो है भारत का वित्त मंत्रालय करता है। नहीं, वित्त मंत्रालय एंटी डंपिंग शुल्क लगाता है, लेकिन उसकी सलाह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का वो DGTR जो है, डायरेक्टर जनरल ट्रेड रेमेडीज, उसके द्वारा सलाह दिया जाता। तो उसी ने 5 पर लगाने का सलाह दिया है। अब इसको मानने न माने अभी इसको वित्त मंत्रालय मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन यह है कि अब इस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरा जो हमारा समाचार है वो ये है कि IMF की एक रिपोर्ट आई है। एक्चुअल में 1999 के समय जो एशियाई देशों में बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सिस्टम में, वित्तीय प्रणाली में जो संकट आया था, उसके बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। एक रिपोर्ट क्या बल्कि एक कार्यक्रम है जिसमें 2 रिपोर्ट आती हैं। वो एक कार्यक्रम है जो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का है, लेकिन 2 उसमें रिपोर्ट आती हैं। उसका नाम है फाइनेंशियल FSAP, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 2 रिपोर्ट आती है, एक IMF की आती है, वो FSSA करके आती है, और एक वर्ल्ड बैंक की आती है जो बाद में आती है, FSP करके आती है। तो ये जो दोनों रिपोर्ट आती है उसमें से एक रिपोर्ट IMF द्वारा जो है अभी भारत के वित्तीय तंत्र को लेकर दिया गया है, और वर्ल्ड बैंक द्वारा भी अभी रिपोर्ट आ रही है। इसमें जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, बीमा है, सिक्योरिटीज़ है, और जो शेयर मार्केट है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। ये कह रहा है कि ये रिसाइलेंट है, मजबूत है। रिसाइलेंट मतलब मजबूत है, लचीला है, यानी कि कोई भी तनाव, लचीलापन क्या होता है, जैसे इसको करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन जो लचीली या रिसाइलेंट चीज़ होगी आप उसको करोगे तो वो फ्लेक्स हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, यानी कि तनाव को सहने की उसकी क्षमता होती है। तो भारत का वित्तीय तंत्र मजबूत है, रिसाइलेंट है और डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफिकेशन भी एक तरह से रिसाइलेंटपन का ही एक गुण होता है, और साथ ही साथ इसमें साइबर तंत्र से, साइबर थ्रेट से भी इसमें सिक्योरिटी है। और जो कुछ सुझाव उसमें बताया गया है पहले से ही हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के सुधारात्मक उपाय में ये कहे जा सकते हैं। तो यानी भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर एक अच्छी बात कही गई है। आइए जरा से उसको हम देख लेते हैं। देखिए, परिचय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की एक रिपोर्ट है, FSSA कह रहे हैं इंडिया, ये भारत की वित्तीय प्रणाली को तेजी से लचीली और विविधतापूर्ण जो है ये कह गई है। और ये क्यों है? क्योंकि तेज आर्थिक विकास से ये प्रेरित है और यह महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर चुकी है या इसने कर लिया है। ये रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को यानी कल जारी एक विज्ञप्ति में इस मूल्यांकन के उच्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्वीकार करते हुए IMF के इस मूल्यांकन का उसने स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि भारत के वित्तीय तंत्र की, ज्यादातर वित्तीय प्रणाली की जो है उसकी जो है रेगुलेशन की जिम्मेदारी RBI की होती है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन रिपोर्ट, ये जो IMF की रिपोर्ट है, ये भारतीय वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन या FSSA इंडिया है, और ये FSAP या फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम जो है उसी का एक पार्ट है। देखिए, यह रिपोर्ट
वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम या फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच एक संयुक्त पहल है और ये किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का गहन विश्लेषण करती है। 2024 में किए गए आकलन के आधार पर नवीनतम वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन FSSA रिपोर्ट, जो कि आईएमएफ की अभी हालिया रिपोर्ट है जिस पर हम करेंगे, यस भारत वित्तीय प्रणाली में सकारात्मक विकास पर प्रकाश डालती है और अभी विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र आकलन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट अभी प्रकाशित होनी बाकी है। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट है जिसको हम देखें ये क्या कह रही है। इसमें जो प्रमुख बातें बताया गया है, ये बताया जा रहा है कि 2017 में इसके पहले फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, उसके बाद ये आई है और ये बता रही है कि उसके बाद से भी भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक लचीली और विविधतापूर्ण है। खास तौर से ये बता रहा है कि 2010 के दशक में जो अंतर्राष्ट्रीय संकट आया था उसके बावजूद और कोरोना महामारी के बावजूद भी हमारा वित्तीय तंत्र, भारत का वित्तीय तंत्र लचीला बना हुआ है और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थाओं की वृद्धि हो रही है। बाजार वित्त पोषण में वृद्धि से वित्तीय प्रणाली को और अधिक विविधतापूर्ण और परस्पर जोड़ बनाया गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद भी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अभी भी हमारे यहाँ पे जो है क्या है वो हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रूप से बनी हुई है। आईएमएफ द्वारा जो स्ट्रेस टेस्ट किया गया है वो बता रहा है कि प्राथमिक ऋण देने वाले क्षेत्र आमतौर पर मैक्रो या समष्टि वित्तीय झटकों के प्रति लचीले हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी कह रहे हैं कि कमजोरी दिखाई दे रही है। और ये बता रहा है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज गंभीर समष्टि वित्तीय परिदृश्यों के प्रति मध्यम ऋण देने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऋण जारी रखने के लिए अपने पूंजी आधार को यह मजबूत करने की सुझाव देता है। एक चिंता की बात बताता है कि गैर प्रणालीगत नॉन सिस्टमेटिक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है या कुछ अर्बन सेंटर के जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, जैसे आप देखते हैं ना कोई कोऑपरेटिव बैंक अभी मुंबई वाला था वो फेल होने की बात आ गई है, तो ये कह रहा है इसकी कमजोरियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये बता रहा है कि अल्पकालिक तरलता तनाव की कमजोरी काफी हद तक नियंत्रित है, यानी अल्पकाल में कोई समस्या नहीं है, सरकार मैनेज्ड है इसको पूरा करने को लेकर। भारत के वित्तीय तंत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण की बात किया जाए तो ये बता रहा रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट बता रही है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल से लेकर विवेकपूर्ण आवश्यकताओं, विशेष रूप से पैमाने आधारित नियामक ढांचे के लिए भारत में व्यवस्थित दृष्टिकोण की इसने प्रशंसा की है और कह रहा है कि भारत में बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बैंक जर्सी तरलता कवरेज अनुपात से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक बेहतर स्थिति है। यानी भारत में जो बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए जो लिक्विडिटी का रेशियो रखा गया है जो वो भी बैंकिंग सेक्टर के समान ही रखा गया है। साथ ही साथ प्रतिभूति बाजारों में भी भारत के लिए नियामकीय ढांचे में उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डाला गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित है। कारपोरेट ऋण बाजार निकास निधि की जो स्थापना की गई उसकी सराहना की गई है। भारत में बीमा क्षेत्र को भी मजबूत और बढ़ते हुए रूप से मान्यता दिया गया है। इसमें जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों के बारे में बताया गया है। यह क्षेत्र स्थिरता का श्रेय बेहतर विनियमन और डिजिटल नवाचारों को दिया जा सकता है। यानी बीमा क्षेत्र में जो बेहतर रूप से जो रेगुलेशन किया जा रहा है या जो डिजिटल नवाचार है इसके कारण यह क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। साइबर सुरक्षा की स्थिति को देखकर यह रिपोर्ट कहती है कि आईएमएफ ने बैंकों, वित्तीय बाजार अवसंरचना, महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों और प्रतिभूति बाजार में अन्य प्रासंगिक खिलाड़ियों के लिए मौजूद रूपरेखाओं का भी मूल्यांकन किया है। यह रिपोर्ट कह रही कि भारतीय अधिकारियों ने साइबर सुरक्षित जोखिम निगरानी में प्रगति की है, विशेष रूप से बैंकों के लिए, जिसमें लचीलेपन को और बढ़ाने के लिए क्रॉस सेक्टरल जो है पहल की है। और ये बता रहे हैं कि साइबर सुरक्षा सिमुलेशन और तनाव परीक्षण का जो है इसने विशेष रूप से इसने सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में जो कुछ सिफारिश भी बताई गई है FSA के मामले में, वो मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार के बारे में है और वो जो ज्यादातर बातें बताई जा रही हैं वो बैंकिंग सेक्टर के पहले से ही सुधार के हिस्से में वो शामिल है। यानी इसमें ये आप कह सकते हैं कि आईएमएफ की ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर बेहतर स्थिति में है और कुछ जो करने की जरूरत है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर द्वारा वो पहले से ही उसके द्वारा सुधार करने की योजना के अनुरूप है। कार्यक्रम क्या होता है तो देखिए, वित्तीय क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर 1999 में यह शुरू किया गया था। इसका कार्यक्रम का जो क्या है, वित्तीय क्षेत्र के संकटों की संभावना और गंभीरता को कम करना है और देशों की मदद करने के लिए बैंक और फंड की विशेषज्ञता को एक साथ लाना है। यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो विशेषज्ञता है उसको एक साथ लाकर वित्तीय क्षेत्र की जो संकट की संभावना है और उसकी जो गंभीरता है उसको कम करें ताकि देश इसके साथ
कोप अप किया जाए। यह एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से भाग लेने वाले देशों में मूल्यांकनकर्ता और अधिकारी वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और उचित नीतिगत प्रक्रियाओं को विकसित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेस करके बताया गया कि ये चीज ठीक है और इसे कुछ और अपना सकते हैं, ठीक है। और इसके तहत जो 3 मेन जो है आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पहला है कि वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता बनाम इसकी कमजोरी को देखा जाता है। बुनियादी ढांचे, संस्थाओं और बाजारों के संदर्भ में देश की विकासात्मक क्या जरूरतें हैं उसको आकलित किया जाता है और चुने हुए वित्तीय क्षेत्र के मानकों और कोडों के पालन के साथ देश का कैसा अनुपालन है, उसे कितना अनुपालन किया जा रहा है। इन 3 आयामों यानी वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता, बुनियादी ढांचे, संस्थान, बाजार और ये चुने हुए वित्तीय क्षेत्र के मानक, इन तीनों के आधार पर ये रिपोर्टें प्रकाशित करती हैं। दोनों IMF द्वारा भी किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा भी किया जाता है। IMF ने अभी भारत को लेकर प्रकाशित कर दिया है, विश्व बैंक की भी रिपोर्ट अब आने वाली होगी। अगला जो समाचार है इसमें एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, दिल्ली की एक संस्था है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसने जो है भारत के 1 मिलियन की आबादी या 2011 की जनगणना में जो 10 लाख से ज़्यादा के शहर है उसमें तकरीबन 9 शहरों को उसने उनके हीट एक्शन प्लान या गर्मी से जो बचने की जो कार्रवाई होती है, जैसे लू आदि जब होती है तो उससे बचाव कैसे किया जाए, उसको लेकर अध्ययन किया और पाया कि अल्पकालिक तैयारी तो ठीक है लेकिन दीर्घकालिक रणनीति जो है वो सही नहीं है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। तो आइए ज़रा सा हम इसको देख लें, क्योंकि पिछले साल की हीट वेव को हमने देखा ही था और इस बार भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, खासतौर से शहरों की स्थिति। तो आइए ज़रा देखते हैं मामला क्या है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कई भारतीय शहरों द्वारा प्रस्तुत की गई अधिकांश हीट एक्शन प्लान में देश में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है। और यह भी कहा गया है कि जो नीतियां भी हैं, रणनीतियां भी हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। इस विश्लेषण में कहा गया है कि नियोजन में इस तरह के अंतराल के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में अधिक लगातार, तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव के कारण गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या अधिक हो सकती है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय ये बताती है। रिपोर्ट के बारे में बताया जाए तो ये रिपोर्ट का नाम है, थोड़ा बड़ा रिपोर्ट है, क्या भारत एक गर्म होती दुनिया के लिए तैयार है? भारत के कुछ सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में 11% शहरी आबादी के लिए गर्मी प्रतिरोध उपायों को कैसे लागू किया जा रहा है। ये पूरा इतना बड़ा इसका नाम है। यह जो है एक दिल्ली स्थित शोध संगठन है, सस्टेनेबल फ्यूचर कोलैबोरेटिव। ये कई सारे वैश्विक स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं उनके अध्ययनकर्ताओं के द्वारा ये कोलैबोरेटिव अध्ययन है। इस अध्ययनकर्ताओं ने 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की पहचान, जो अभी 2011 की ही गणना है, तो उसके आधार पे जो ऐसे की है, जो कह सकते हैं जहां पे खतरनाक ताप सूचकांक का उनको प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें जो शहर जहां जहां उन्होंने अध्ययन किया है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, ग्वालियर है, कोटा है, लुधियाना है, मेरठ है, मुंबई है और सूरत है। तो इन्हीं 9 शहरों के अध्ययन के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष अपना दिखाया है। क्या कहा गया है, क्या पाया गया है? तो देखिए, अध्ययन में पाया गया है कि यद्यपि सभी 9 शहरों में अल्पकालिक आपातकालीन उपाय थे, जैसे कि पीने की पानी तक पहुंच, काम के शेड्यूल में बदलाव, ये सारी चीजें थी, लेकिन दीर्घकालीन कार्य या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे, ये खराब तरीके से लागू थे। यानी कि शॉर्ट टर्म अप्रोच में तो था कि पीने का पानी या काम के शेड्यूल में बदलाव के जरिए जो है बचाव कर सकते, लेकिन इसका दीर्घकालीन तक समाधान कैसे हो उसकी समस्या थी। जैसे इस अध्ययन में पाया गया कि सबसे अधिक गर्मी के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए घरेलू या व्यावसायिक शीतलन उपलब्ध नहीं है या उनको कराने की समस्या बनी हुई है। खोए हुए काम के लिए, यानी जो गर्मी के कारण जो काम के घंटों की कमी होती है, जिनकी रोजगार जाती है, उनके बीमा कवर विकसित नहीं है। हीट वेव के लिए अग्नि प्रबंधन सेवाओं का विस्तार मुश्किल है। ट्रांसमिशन विश्वसनीयता और वितरण सुरक्षा में सुधार के लिए जो बिजली ग्रिड है उनको उस तरह से तैयार नहीं है। तो ये कुछ जो दीर्घकालिक उपाय है ये या तो अनुपस्थित हैं या तो ये सही ढंग से लागू नहीं किए जा रहे हैं। देखा जाए तो लागू की जा रही दीर्घकालीन रणनीतियां मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित है। यानी इसमें भी इमरजेंसी वाला पहलू है कि अगर कोई बीमार होता है उसको कैसे बचाया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसका जो रोजगार जाता है, उसको जो गर्मी में परेशानी होती है, जो बिजली कटती है, ये सारी पहलू जो है, इस पर जो दीर्घकालीन अप्रोच चाहिए इसको, या जो आग लगने की घटनाएं होती हैं, इन सारी चीजों को बचाव रखने की अभी जो है इस तरह के हमारे एक्शन प्लान उपलब्ध नहीं है।
और ये बताया कि इसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है और इसमें संस्थागत बाधाएं भी महत्वपूर्ण होती है। जिन लोगों से इसने पूछा उन लोगों ने बताया कि नगरपालिका, जिला और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्तरों पर सामंजस्य की कमी इसमें प्रमुख रूप से चिंता का रूप दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए कि हीट एक्शन प्लान क्या है जिसको लेकर ये रिपोर्ट कहा गया है, तो देखिए हीट एक्शन प्लान अनिवार्य रूप से अत्यधिक गर्मी की घटनाओं, जैसे जो हीट वेव चलता है, जिसे लू हिंदी में लू कहते हैं, वैसे हीट वेव जो होता है, हीट वेव का सामान्य सा अर्थ जो होता है कि किसी भी जगह का तापमान उसके औसत तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। जो वैसे नॉर्मल हीट वेव चलता है, किसी भी जगह का तापमान सामान्य जो औसत तापमान है उससे 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 3 दिन तक लगातार रहता है या लंबा तरह से रहता है, तो वह हीट वेव आता है। मरीन हीट वेव ये होता है कि किसी समुद्री स्थल का तापमान 3 डिग्री से 5 दिन से लगातार रहता है, तब वहाँ का आता है कि मरीन हीट वेव आता है। तो आप एक तरह से मान लीजिए कि अचानक, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च में मान लिया टेम्परेचर औसत शहरों का, किसी शहर का तापमान का औसत मान लिया 25 डिग्री है। अब वहाँ पे तापमान अगर वो 32 डिग्री 33 डिग्री हो गया तो वहाँ पे हीट वेव चलने लगी। मान लिया किसी जगह का उसी समय का तापमान, औसत तापमान दक्षिण में है, वहाँ पे तापमान 35 है और वहाँ पे 37 हुआ तो हीट वेव नहीं आएगी, क्योंकि औसत में बहुत कम अंतर है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और यह योजना बताती है कि संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए क्या तैयारी है, सूचना साझाकरण क्या है, प्रक्रिया समन्वय क्या है, और तत्काल यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्रवाई कैसे प्रस्तुत की जाती है। हमारे यहाँ पे एक लोकसभा में जुलाई 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसके जवाब में प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब में कहा था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के सहयोग से 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान जो है लागू करता है। और इस हीट एक्शन प्लान के जो लागू करता है उसमें से ही 9 जो बड़े शहर हैं, 10 लाख से ज़्यादा वाले बड़े शहरों में, उनका जब मूल्यांकन किया गया तो ये पाया गया कि अल्पकालिक स्थिति है, दीर्घकालिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दीर्घकालिक स्थिति है ही उसमें भी स्वास्थ्यजनक है। जो उसके आर्थिक सामाजिक अन्य पहलू है उसको लेकर अभी चुनौतियां बनी हुई है। अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चुनौती है वो भी बनी हुई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, जहाँ पे जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।